अब ये जो प्रोग्राम स्टेटमेंट होती है ये थोड़ी सी अलग होती है। अगर हम वैसे नॉर्मली देखें, हमें एक प्रोग्राम देते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू डू दिस एंड दिस, ऐसे करके होता है, बट इसमें थोड़ा सा अलग, थोड़ा डिस्क्रिप्टिव वे में दिया होता है। टेस्ट केसेस से आप क्या समझते हो? टेस्ट केसेस किसको पता है, कोई बता सकता है? सर टेस्ट केसेस एज कंडीशंस होती हैं, जो कि जिससे कि कंडीशन मतलब ऐसा ना हो ना, हम कोई अगर प्रोग्राम बना रहे हैं या कोई ऐप बना रहे हैं तो कुछ कंडीशंस के लिए तो वो वेरीफाई कर रहा है, लेकिन कुछ एज कंडीशंस हैं जिसके लिए वो नहीं वेरीफाई कर रहा, तो फिर वो क्रैश ही हो जाएगा सर। तो उसको चेक करते हैं, वही एज कंडीशंस होते हैं। हाँ, वही एज कंडीशंस होती हैं। बट टेस्ट केसेस का सिंपल मीनिंग यही होता है कि आपने एक इनपुट दिया और आपने एक आउटपुट उससे रिट्रीव कर लिया। तो अगर जो आपको आउटपुट चाहिए वो आपका प्रोग्राम दे रहा है तो वो सही चल रहा है। तो जैसे अभी बोला कि एज केसेस भी इंक्लूडेड होते हैं, तो जो हमारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं या प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? नंबर ऑफ इनपुट और नंबर ऑफ आउटपुट सेट्स हमें देते हैं, जिससे कि हमारा जो प्रोग्राम है वो नंबर ऑफ कंडीशंस पे चेक हो जाता है। आप प्रोग्रामिंग के लिए कौन सा कंपाइलर यूज करते हो? टर्बो से यूज करते हैं कोई, ब्लू वाला जो आता है स्क्रीन? सर देव C++ भी यूज करते हैं। बहुत टाइम पहले स्टार्टिंग में सीख रहे थे। अच्छा, देखो अगर टर्बो से यूज करते हो तो उनके लिए स्पेशली है, क्योंकि ऐसा डिफरेंस लगेगा इसमें। बाकी GCC यूज करते हैं उनके लिए नॉर्मली रहेगा। बाकी जो भी टर्बो सी यूज करते हैं उनके लिए रिकमेंडेशन ये है कि आप एक बार इस पे जरूर हैंड्स ऑन हो जाना पहले से, क्योंकि कुछ फंक्शंस इस पे नहीं चलेंगे। जैसे आपका क्लियर स्क्रीन वाला नहीं चलता, ऐसे कुछ और भी फंक्शंस होते हैं जो इन कंपाइलर्स पे नहीं चलते। बाकी ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है। और लैंग्वेज प्रेफरेंस में आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं हैकर अर्थ पे, तो आप कोई भी चूज कर सकते हो। जैसे मैं C++ प्रेफर करता हूँ, बाकी इट्स अप टू यू। एंड तो हम एक प्रोग्राम करके देखते हैं। जैसे क्या है आपके पास, एक आपके पास स्टेटमेंट दी होगी सबसे पहले, हर एक प्रोग्राम में ऐसे ही होगा। उसके बाद आपको इनपुट फॉर्मेट बताया होगा कि इनपुट आपने कैसे लेना है। एंड फिर आपके पास कुछ सैंपल दिए होंगे, जैसे कि ये दिया हुआ है। तो हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं स्टार्टिंग से। स्टेटमेंट है, यू आर रिक्वायर्ड टू एंटर अ वर्ड दैट कंसिस्ट ऑफ x एंड y that denote the number of z's and zero respectively। यानी कि आपके पास एक वर्ड है जिसके अंदर दो पैरामीटर्स हैं, एक x है और एक y है। जो x है वो क्या डिनोट करता है कि उस वर्ड में कितने z आ रहे हैं, और y डिनोट करता है उस वर्ड में कितने o आ रहे हैं। ठीक है, तो इनपुट वर्ड जो है वो इस टाइप से होगा, ZOO। तो जू का ही कुछ मतलब वेरिएंट होगा। अगर आपके पास जो 2x इक्वल टू y है, ये कंडीशन आपको चेक करनी है इसके अंदर। जैसे कि x क्या है आपका, z कितने आ रहे हैं, तो z कितने आ रहे हैं हमारे पास, दैट इज योर 1। तो x की वैल्यू हो गई 1 एंड y इक्वल्स टू 2, क्योंकि o है ना। o जो है वो हमेशा डबल आना चाहिए जितने भी z है। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे ये वाले सारे जो वर्ड्स हैं ये इंक्लूडेड हैं इसके अंदर, क्योंकि इसमें क्या है, अकरेंस ऑफ z जो है वो हाफ है अकरेंस ऑफ o से। इसमें 4 o हैं, इसमें 2 z हैं, इसी तरह से इसमें 3 और 6 o हैं, है ना, इस टाइप से। यानी कि 1:2 का हमारे पास सेट बनेगा। तो आपको इनपुट में क्या कराना है, एक वर्ड इनपुट कराना है जो किससे स्टार्ट होगा, z से, और कंटिन्यू बाय सेवरल ओस। ये आपका इनपुट है, मतलब जितने भी टेस्ट केसेस होंगे उस सब में इनपुट कुछ इसी फॉर्मेट से दिया होगा। और मैक्सिमम लेंथ कितनी है वर्ड की, 20। ये इस प्रोग्राम के लिए है पर्टिकुलर। और आपका आउटपुट में क्या कराना है, आपको प्रिंट यस प्रिंट कराना है। अगर आपका जो स्ट्रिंग है वो डू वाले फॉर्मेट में आता है, मतलब ये वाली कंडीशन हमारी अगर सेटिस्फाई कर रही है तो आपको यस कराना है, नहीं तो नो कराना है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है सबको, या किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है? क्लियर है? क्लियर है सर। किसी को क्लियर ना हो, कोई है ऐसा? ठीक है, तो हम इसकी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। चलिए, कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम तो नहीं है। सबसे
पहले हेडर फाइल्स। अब कुछ प्रोग्राम ऐसे भी होंगे जिसके अंदर आपको ना ये सब दिया होगा, आपको जहां ये चेक करना है कि ये वाली लाइन कहाँ लिखी होती है। राइट योर कोड हेयर, जहां पे भी लिखा है वहां से आपने स्टार्ट करना है। अब इसके अंदर सारा कमेंटेड है और ऊपर क्या लिखा है, ये सैंपल कोड टू परफॉर्म एन IO, ये सैंपल कोड है आपका, ये प्रोग्राम का कोड नहीं है। तो हमें स्टार्टिंग से ही लिखना है। जबकि कुछ प्रोग्राम्स ऐसे भी होंगे जिसके अंदर आपको पहले से लिखा हुआ मिलेगा, तो उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरे से पूछा क्या गया है। तो ये चीज ध्यान से पढ़नी होती है हमें, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा जो मेन चीजें आपको ध्यान रखनी है वो इनपुट की चीजें ध्यान रखनी है कि हम इनपुट कैसे कराएंगे। जैसे 2 डायमेंशनल एरेज हो गया या स्ट्रिंग्स हो गई, तो ये चीजें कैसे इनपुट करानी है, इनको आपको थोड़ा सा ध्यान से करना है, ठीक है। तो हम एक स्ट्रिंग ले लेते हैं INP, और जो कि हम यूजर से पूछेंगे। तो मैं पूछने के लिए गेट लाइन यूज कर रहा हूँ। अगर आपको गेट लाइन का नहीं पता तो गेट लाइन हमें एक पूरी स्ट्रिंग इनपुट कराने के लिए यूज होता है, और मेरे को एक हेडर फाइल और इंक्लूड करनी पड़ेगी। एक काउंटर वेरिएबल ले लेते हैं। अब हमने स्ट्रिंग इनपुट करा ली, जो कि हमारा ये वाला सेक्शन हो गया, ठीक है। अब मेरे को क्या चेक करना है, मुझे ये चेक करना है कि इस स्ट्रिंग के अंदर Z कितने आ रहे हैं और O कितने आ रहे हैं, है ना। तो हम सिंपल एक लूप लगा देंगे, और हमारे पास कंडीशन होती है किसी भी स्ट्रिंग के अंदर लास्ट कैरेक्टर जो होता है वो क्या होता है, बैकस्लैश, बैकस्लैश 0, है ना। तो हम ये कंडीशन लगा के इसके अंदर सिंपल चेक कर लेंगे। अगर हमारा तो कैरेक्टर है, सिंगल कोट्स देंगे, अगर कैरेक्टर हमारा Z है तो हम इनको भी स्टोर करने के लिए वो ले लेते हैं, नंबर ऑफ Z's कितने हैं, क्योंकि इनिशियल में 0 हैं, और नंबर ऑफ O's कितने हैं जो इनिशियल में 0 हैं। ये 2 ही केस होंगे, इसके अलावा कोई तीसरा केस नहीं होगा, क्योंकि हमारे को क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, या तो Z होगा या फिर O होगा। तो आपको बाकी केसेस कवर नहीं करने हैं इसके अंदर। ऑल्दो अगर आप वैसे बनाओ तो आपको वो सब करने पड़ते हैं, बट इसके अंदर नहीं करने, क्योंकि ये ऑलरेडी हमें टेस्ट केसेस दिए होते हैं, तो हमें उनके अलावा किसी और को टेस्ट नहीं करना, ठीक है। तो अब ये हो गया हमारा, एंड हम नीचे क्या करेंगे, I इंक्रीमेंट कर देंगे, जो कि हमारा लूप का काउंटर है। उसके बाद हम चेक करेंगे अगर हमारे पास नंबर ऑफ ओज जो हैं वो ट्वाइस हैं नंबर ऑफ Z के, यस प्रिंट कर देंगे, नहीं तो नो प्रिंट कर देंगे। प्रोग्राम में किसी को कोई डाउट है? नो सर, क्या डाउट है बताओ। नो सर, नो डाउट। जिसको डाउट है वो पूछ सकता है, कुछ भी डाउट हो तो। सर ये हैकर अर्थ में जो ये हमने सेट किया है कंपाइलर, ये कौन सा, यही सेट करना होता है? कंपाइलर सेट किया मतलब ये आपको ऑलरेडी मिलेगा ना उसके अंदर, C++ का सर। अच्छा लैंग्वेज पूछ रहे हो? हाँ जी। ये तो आप कोई भी कर सकते हो, बाकी भी कर सकते हो, बट उसमें थोड़े से एडिशनल लाइब्रेरीज मिल जाएंगी, इसमें यही होता है ना। सर बिट्स वाली लाइब्रेरी किस में लगेगी? C++17 कौन सी? जो बिट्स वाली लाइब्रेरी होती है, बिट्स stdc++.h। ये तो आपको चला के देखना पड़ेगा, मुझे इतना आइडिया नहीं है इसका। आप चला के आप कह रहे हैं ना बिट्स वाली, वो और IO स्ट्रीम वाली सेम होती है, लेकिन जब वो वाली आप लगा देते हो ना तो फिर अलग से ये जो ऐसे इन्होंने लिखा था हैज इंक्लूड स्ट्रिंग लिखा है इन्होंने, हेडर फाइल इंक्लूड करी, तब उसकी जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो उससे रिलेटेड अलग अलग जो लाइब्रेरीज है स्ट्रिंग से रिलेटेड और भी बहुत सारी हैं, उसमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। उसमें जो आप कह रहे हो बिट्स वाली, इसमें लिखने की जरूरत पड़ती है IO स्ट्रीम का जब हम यूज करते हैं। इसमें जैसे हमने स्ट्रिंग का यूज किया ना, तो हमें अगर बिट्स लगा देंगे तो उसमें सब इंक्लूड हो जाएगा, जैसे मैथ लाइब्रेरी, स्ट्रिंग लाइब्रेरी।
वो तो आपका लैंग्वेज की कॉन्फ़िगरेशन है ना, इसका वर्जन है बस, वो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, ठीक है। जो आप कह रहे हो लाइब्रेरीज यूज करनी है, वो अब मुझे आइडिया नहीं है जॉन से आप कह रहे हो इसमें इंक्लूडेड है कि नहीं, बट आप टेस्ट करके एक बार देख लेना खुद से, ठीक है। मेरा क्वेश्चन था प्रोग्राम में कोई डाउट है आपको? किसी को नहीं डाउट सर। है? नहीं है। तो सबसे पहले आपने सिंपल ऐसे प्रोग्राम लिखना है जैसे आप नॉर्मल लिखते हो। उसके बाद हम क्या करेंगे, कंपाइल एंड टेस्ट करेंगे। तो कंपाइल एंड टेस्ट पे जैसे यहाँ पे लिखा है सैंपल टेस्ट केस पास, तो ये कौन सा टेस्ट केस पास हुआ है? जो आपने यहाँ पे सैंपल में दिया हुआ है आपके पास, ठीक है। अगर ये पास आ गया, अब मान लो कुछ मैं यहाँ पे एरर डाल देता हूँ, तो जब आप कंपाइल करोगे तो आपको यहाँ पे एरर दे देगा। तो इसका मतलब है आपने कुछ प्रोग्राम में या तो सिंटेक्स में गड़बड़ करी है या फिर कोई और एरर आपने डाला है, तो आपको पहले वो ठीक करना है। उसके बाद फिर आप दोबारा कंपाइल टेस्ट करते हो तो आपको ये मिलना चाहिए। जब ये हमारे को मिल जाता है, यानी कि जब हमारा स्टेटस पास आता है, उसके बाद आप सबमिट करेंगे। जब सबमिट करते हैं तो क्या होता है, जितने भी टेस्ट केसेस इसमें हैं इस प्रोग्राम के लिए, वो सारे के सारे रन होंगे। ये देखो, ये सारे के सारे टेस्ट केसेस रन हुए। अब इसमें अंदर आप चेक कर सकते हो कि इनपुट क्या है ये सारों के, और यही सिमिलरली आउटपुट क्या है। तो मान लो आपका कोई फेल आता है अगर, तो उस केस में आप चेक कर सकते हो। ये आपको एक टेक्स्ट फाइल डाउनलोड करके दे देगा, जैसे इसके अंदर इनपुट क्या है, जू डाला है, और इसका आउटपुट क्या, करेक्ट आउटपुट क्या आना चाहिए, वो सब आपको मिल जाएगा। आपका आउटपुट क्या आ रहा है वो भी पता चल जाएगा। तो इससे आप डिबग कर सकते हो। पर ये चीज आपको चैलेंजेस के अंदर नहीं मिलेगी। जैसे आप किसी इंटरव्यू में अगर करते हो तो उसके अंदर ये आपको फीचर नहीं मिलेगा। तो ये सिर्फ प्रैक्टिस सेशन में होता है, इस चीज का ध्यान रखना। तो सर उसमें फिर हम इसको कैसे मतलब करेंगे? हमारा लाइक मतलब अगर सैंपल क्लियर हो जाता है, हमारा एक्सेप्ट हो जाता है, तो बाकी में कहीं एरर आ रहा हो तो? हाँ, तो वो चीज आपको देखनी पड़ती है ना। मतलब वो, अब कुछ केसेस में ऐसा होता है कि आपके कुछ टेस्ट केस तो पास हो रहे हैं पर कुछ टेस्ट केस नहीं हो रहे, जबकि आपका लॉजिक सही लिखा है। उस केस में क्या होता है, आपकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है। क्योंकि कई बार क्या होता है, यहाँ पे जो हम नॉर्मल टेस्ट करके देखते हैं तो उसमें बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल देंगे। आपने 10 कैरेक्टर की डाल दी, 20 कैरेक्टर की डाल दी, है ना। पर कुछ प्रोग्राम्स में ऐसा भी होगा जिसमें बहुत बड़ी बड़ी इनपुट्स जाती हैं, तो उनको टेस्ट करने के लिए आपका कंपाइलर जो है वो आपका फेल दे देगा यहाँ पे। बट इसका मतलब क्या है कि आपका जो प्रोग्राम है वो टाइम ज्यादा ले रहा है। तो उस केस में क्या करना है आपको ये सोचना है कि इसके लिए कुछ और लॉजिक बन सकता है, या तो लूप्स कम कर सकते हो आप। तो ये सारी चीजें होती हैं उसमें, समझ गए? अभी मैं एक प्रोग्राम करके दिखाता हूँ, उससे आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। अभी के लिए कोई डाउट है? नो सर। बाकी ये लैंग्वेज का तो देखो, आपको एक बार हैंड्स ऑन होना पड़ेगा कि इनपुट कैसे लेना है हर चीज का। वैसे मैंने इसमें गेट लाइन यूज किया है, तो और भी तरीके होते हैं। जैसे हम कैर का एक एरे बना के करते हैं, तो उससे भी हम कर सकते हैं। तो वो चीजें एक बार हैंड्स ऑन हो जाना कि इनपुट कैसे लेना है, ताकि, क्योंकि मेन बच्चे इसी में फंसते हैं कि इनपुट ही नहीं लिया जाता। उसके बाद फिर वो सोचेंगे कि लॉजिक क्या लिखूं जबकि इनपुट ही नहीं आ रहा। तो ये चीज की अच्छे से प्रैक्टिस जरूर कर लेना। अब एक और पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है ये, आपको एक एरे दिया हुआ है। यू आर प्रोवाइडेड एन एरे ए ऑफ साइज n दैट कंटेन्स नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। यानी कि एक एरे है जिसका साइज n है और उसके अंदर पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। आपका टास्क है टू डिटरमिन वेदर द नंबर इज फॉर्म्ड बाय सिलेक्टिंग द लास्ट डिजिट ऑफ ऑल द n नंबर्स इज डिविजिबल बाय 10। अब जो ये लिखा है थोड़ा सा मतलब इतने इजीली अंडरस्टैंडेबल नहीं होता कभी। तो ऐसे केसेस में क्या करना है आपको, सबसे पहले आप पूरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ लो। उसके बाद एक बार सैंपल इनपुट और आउटपुट पे देख जाने के बाद एक्सप्लेनेशन पे आ जाओ डायरेक्ट, क्योंकि आपको एक्सप्लेनेशन से ज्यादा इजीली समझ आ जाएगा एज कंपेयर टू स्टेटमेंट। तो अगर मान लो आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट बहुत बड़ी है, तो उस केस में आप पहले इनपुट्स और एक्सप्लेनेशन पे भी ध्यान दे सकते हो। अभी हम एक बार पहले पूरा पढ़ते हैं।
your task is to determine whether the number that is formed by selecting the last digit of all the n numbers is divisible by 10. आपकी फर्स्ट लाइन क्या है? एक सिंगल इंटीजर n डिनोटिंग द एरे ऑफ द एरे का साइज. सेकेंड लाइन में n सेपरेटेड इंटीजर्स हैं आपके पास. इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 10 तो हमें यस प्रिंट करना है, नहीं तो नो प्रिंट करना है. अब इसकी सैंपल इनपुट देखते हैं. 5 क्या है? हमारा एरे का साइज है. उसके बाद हमने एरे के एलिमेंट्स डाले हैं. ये 5 एरे के एलिमेंट्स डाल दिए. उसके बाद एक्सप्लेनेशन में क्या है? लास्ट डिजिट हर एक नंबर का निकाला है. तो लास्ट डिजिट ऑफ 85 इज 5. इसी तरह से सारे लास्ट डिजिट निकाल दिए. तो जो हमारा नंबर आया वो क्या बना? 55514 विच इज नॉट डिविजिबल बाय 10. तो इससे ज्यादा क्लियर हो रहा है एज कंपेयर टू हमारी ऊपर वाली जो स्टेटमेंट है. उससे पहली बार में आपको समझ में भी ना आया हो, मे भी आ गया हो, बट इससे तो आपको क्लियर हो ही गया होगा कि क्या करना है. आपको जितने भी एरे के एलिमेंट्स हैं उन सब के लास्ट डिजिट्स निकालने हैं, उससे एक नंबर बनाना है, वो चेक करना है कि वो 10 से डिविजिबल है कि नहीं है. तो ये एक शॉर्टकट है अगर आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझने में दिक्कत होती है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये दिक्कत होती है कि आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही नहीं समझ पाते. तो उस केस में सबसे इजी हमारे पास ये इनपुट और एक्सप्लेनेशन को आप पहले देख लो. अगर उससे भी नहीं समझ आ रहा तो क्वेश्चन स्टेटमेंट को दोबारा एक बार पढ़ो. तो एक मतलब हो जाता है, कई बार 2 या 3 बार पढ़ने से स्टेटमेंट समझ आ जाती है. अब इसमें कोई डाउट है अभी तक? नो ना सर. मैंने बोला एक ही बोल रहा है क्या? बाकी सब चुप क्यों बैठे हैं? गाइस कुछ बोलो, इंटरेक्टिव बनो यार. नो सर, कोई डाउट नहीं. सर नाश्ता नहीं करा लग रहा है इन्होंने, बच्चों ने. 2 बजने वाले हैं, अभी तक नाश्ता नहीं हुआ तुम्हारा? अच्छा, अब ये कंस्ट्रेंट्स जो हैं इसका क्या मतलब होता है ये देख लो. अब इसका क्या मतलब है कि हमारे जो प्रोग्राम बनेगा वो उसमें n की वैल्यू क्या है? 1 से लेके 10 रेज टू द पावर 5. यानी कि एरे का जो साइज है वो कितना हो सकता है? 10 रेज टू द पावर 5. और एरे के एलिमेंट्स जो हैं वो भी 0 से लेके 10 रेज टू द पावर 5 तक हो सकते हैं. ठीक है, तो ये हमारे को कंस्ट्रेंट दिया हुआ है. अब इतना बड़ा एरे आप सोच सकते हो कि बहुत बड़ा इनपुट हो सकता है, राइट? तो अब इसके अंदर अब जैसे हमें दिया हुआ है कि ये ऑलरेडी कुछ बना हुआ है, मतलब हमें शुरू से कोड नहीं लिखना. ऑल्दो आप लिखना चाहो लिख भी सकते हो, बट इसके अंदर भी हम मॉडिफाई कर सकते हो. तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि आपको मतलब इसी के अंदर ही चेंज करना है, बट आप अगर खुद से लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो. तो अब इसका अगर हम सिंपल लॉजिक देखें तो लॉजिक क्या बनता है? आपको सबसे पहले क्या करना है? हर एक एरे एलिमेंट को अलग अलग निकाल के उसका लास्ट डिजिट निकालना, राइट? तो हम इसका सिंपल लॉजिक बना के देखते हैं. स्टार्टिंग से बनाते हैं ताकि आपको और इजीली समझ आ जाए. इसके लिए n ले लेते हैं, एक काउंटर वेरिएबल ले लेते हैं, एक लास्ट डिजिट निकालने के लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं. ठीक है, और तो हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले इनपुट करवाएंगे साइज यूजर से, जो कि ये फर्स्ट लाइन है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे? एक डायनामिक एरे बना लेते हैं, और दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, बट डायनामिक एरे से ये रहता है कि आपका जब साइज डायनामिक है, आपको पता है, तो ये थोड़ा सा इजी रहता है. तो हम क्या करेंगे? हमने क्या किया? ये एक लूप लगाया है जिसके अंदर हम एरे के एलिमेंट्स पूछ रहे हैं. तो ये क्या करेगा? ये 5 बार ही चलेगा जैसे इस इनपुट में दिया हुआ है, और 5 नंबर इनपुट करा के एरे के अंदर स्टोर कर देगा, बस. ठीक है, अब हम क्या करें? एरे एलिमेंट का लास्ट डिजिट निकालेंगे. लास्ट डिजिट अगर आपने पढ़ा हो, लास्ट डिजिट के लिए हम क्या करते हैं? %10. तो इससे हमें हर एक नंबर का लास्ट डिजिट मिल जाता है. जैसे अगर 85 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे को जो डिजिट मिलता है वो कौन सा मिलेगा? 5, है ना? इसमें कोई डाउट है? नो सर. नो सर. ठीक है,
अब हम एक नंबर ले लेते हैं, नंबर इक्वल टू और यहाँ पे नंबर को हम 0 से नहीं सिलेक्ट कर रहे हैं। ये लाइन मैंने क्या किया है, मैंने एक नंबर वेरिएबल लिया है जो कि बार बार चलता रहेगा लूप में और नंबर्स को जोड़ जोड़ के इस टाइप से नंबर बनाता रहेगा। जैसे कि हमारे पास जो डिजिट्स आएंगे, लास्ट डिजिट कैसे आएंगे, 5 5 5 1 एंड 4 इस टाइप से आएंगे। तो हमें पहले क्या करना है, पहले हमारे पास आया 5, तो नंबर जो बना वो बन गया 5, ठीक है, क्योंकि नम इनिशियलाइज है 0 से, तो एलडी में आया 5, नम में आ गया 5, ठीक है। उसके बाद जब दोबारा लूप चला तो हमारे पास दूसरा 5 आया, 25 वाला 5 आया। अब 25 वाले 5 से हमें क्या बनाना है, 55 बनाना है, क्योंकि 2 डिजिट्स हैं। तो 55 कैसे बनेगा, नंबर में पहले क्या था, नम में 5 इंटू 10 50 प्लस एलडी में क्या है 5, तो ये बन गया हमारे पास 55। अब जो मल्टीप्लाई बाय 10 किया ये क्या कर रहा है, ये इसको मतलब जो डिजिट्स हैं उनको लेफ्ट टू राइट ऐसे, सॉरी राइट टू लेफ्ट खिसका रहा है, आगे की तरफ भेज रहा है, ताकि हम बार जो डिजिट्स आ रहे हैं उनको बार बार ऐड करते रहें। इस चीज में कोई डाउट है किसी को लॉजिक में? नो सर। नो सर। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, एक नंबर पूरा बना लिया। अब हम क्या करेंगे, हमने सिंपल चेक करना है कि ये जो नंबर बना है ये क्या डिविजिबल है 10 से कि नहीं, राइट। तो अगर ये इक्वल इक्वल टू 0 आता है तो उस केस में हम क्या करेंगे, यस, नहीं तो नो प्रिंट कर देंगे। यही क्वेश्चन था, हमें पहले नंबर निकालना था, उसके बाद हमें नंबर को चेक करना था, राइट। यस सर। तो अगर हम इसे कंपाइल करके देखें तो ये पास है, और जब पास हो जाते तो हम क्या करते हैं, सबमिट करते हैं। अब ये देखो क्या लिखा है यहाँ पे, पार्शली एक्सेप्टेड, मतलब कुछ यहाँ पे रॉन्ग आंसर आ रहा है। यहाँ पे देखो ये चीज क्यों आ रही है, कोई बता सकता है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के कारण सर। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एक्सीड कर रही है। इसमें टाइम कंस्ट्रेंट में 10 रेज़ टू पावर 5 का दे रखा है सर। हाँ 10 रेज़ टू पावर 5, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे बढ़ रही है उससे? सर हमने लूप लगाया है तो ये बिग ऑफ एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले रहा है। एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले रहा है, ठीक है। और जो कंस्ट्रेंट में दे रखी है लिमिट वो 10 रेज़ टू पावर 5 दे रखी है। तो सर अगर वैसे जनरली लेते हैं तो 10 रेज़ टू पावर 8 लेते हैं, कंस्ट्रेंट्स वहां तक लिमिट होती है, लेकिन इसमें बिग ऑफ एंड के केस में एक्सीड कर रही है सर मे बी सारे जो इसके केसेस है ना वो सारे ट्रू नहीं होंगे, या तो फिर सर इसमें एरे के साइज का प्रॉब्लम आ रही है शायद। एरे का क्या प्रॉब्लम है? सर जो एरे का आपने मतलब साइज लिया वो 10 रेज़ टू पावर 5 के लिए वर्क करेगा? हाँ प्रोग्राम तो जेनरिक है ना, क्यों नहीं करेगा? सर लॉन्ग एरे लाइक जैसे उन्होंने पहले डिफाइन किया हुआ था, उसमें लॉन्ग एरे लिया हुआ था मे बी शायद। अच्छा एक बात बताओ, देखो इसमें क्या लिखा है, रॉन्ग आंसर लिखा हुआ है। ये इंटीजर में फिट नहीं हो रही, इसको वो बनाना पड़ेगा। हाँ इंटीजर में फिट नहीं हो रही, राइट, क्योंकि हमारे जो नंबर्स हैं वो कितने जा रहे हैं, 10 रेज़ टू द पावर 5, जो कि बहुत बड़े हैं। अगर मैं आपको एक वो बना के दिखाऊं, ये जैसे रॉन्ग आंसर, तो इसका इनपुट क्या है, ये देखो। अब ये जितने भी नंबर्स हैं इन सब का एक एक डिजिट उठाएगा, ये है ना, एक एक डिजिट उठाएगा, उसके बाद क्या करेगा, उन सबको कंकैटिनेट करके इतनी लेंथ का एक नंबर बनाएगा। इतनी बड़ी लेंथ का कोई नंबर स्टोर करने के लिए वेरिएबल है हमारे पास?
लॉन्ग मतलब जैसे लेंथ होती है हमारे पास 4 होती है, अगर यहीं पे मैं लिख के दिखा देता हूँ, अगर लेंथ 4 है तो नंबर जैसे 8 9, ये इसकी लेंथ कितनी है? 4 है इसकी लेंथ। अब इतनी बड़ी लेंथ है, ये लेंथ दी हुई है हमें, एक तरह से लेंथ ही दी हुई है ना, क्योंकि जितने भी ये नंबर्स हैं इन सब की हमें लास्ट डिजिट उठा के एक नंबर बनाना है। तो वो नंबर की लेंथ कितनी होगी? जैसे इसकी 4 है, ये 8902 है। इतनी बड़ी लेंथ उठाने के लिए कोई नंबर मतलब कोई वेरिएबल है भी हमारे पास? आप कह रहे हो लॉन्ग, लॉन्ग की जो वैल्यू होती है, लॉन्ग यूज कर लो, लॉन्ग क्योंकि 10 की पावर 5 दिया है ना। एंड देखो 10 की पावर 5 इज योर वैल्यू, जो कि मैं एक मिनट बताता हूँ। ये देखो, ये हमारे पास मैक्स वैल्यू जो है ये कितने तक एग्जिस्ट करते हैं? मैक्सिमम इतना वैल्यू एग्जिस्ट करता है। इसकी लेंथ बताओ कितनी है? ये लगभग 20 है, मतलब 20 कैरेक्टर्स हैं ये, अगर हम वैसे काउंट करें तो, है ना। इसी तरह से ये कितने होंगे? ये भी लगभग 20-25 तक होंगे। जबकि हमारे पास जो यह इनपुट थी, ये इनपुट में लेंथ कितनी है? 5। 47,000 है। तो इतने लेंथ का नंबर समझ सो कितने बड़ा होगा, जबकि मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? 25 है। ये मेरा कहने का मतलब क्या है, ये जो आपको नंबर दिया हुआ है, अगर मैं इसको 47,000 टाइम लिखना है मुझे, इतना बड़ा नंबर समझते हो कितना बड़ा बन जाएगा? यस सर। क्योंकि मेरे को सारे लास्ट डिजिट अपेंड करा के इतना बड़ा नंबर बनाना है। इसके लिए कोई वेरिएबल एग्जिस्ट करता है? कोई भी मतलब डेटा टाइप है ऐसा? मैक्सिमम ये हम स्टोर कर सकते हैं, नहीं है ना? सर वो जो एरे है उसमें से लास्ट नंबर उठा लो, उसका जो लास्ट नंबर अगर 5 या 0 हुआ तो वो 10 से डिविजिबल होगा, वरना नहीं होगा। हाँ, तो ये चीज अब मैंने क्यों बताया, मैं आपको डायरेक्ट वो बता सकता था, बट ये चीज क्यों बताई, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, ऐसे हम प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, हमें लगता है कि हमारा लॉजिक तो सही है पर फिर भी एरर क्यों आ रहा है। तो वो एरर क्यों आता है? क्योंकि हम या तो डेटा टाइप को जैसा कर रहे हैं, अगर कॉम्प्लेक्सिटी का एरर आएगा तो यहाँ पे लिखा आएगा कि आपका टाइम आउट हो गया, यहाँ पे जैसे रॉन्ग आंसर लिखे हैं यहाँ पे टाइम आउट आएगा। टाइम आउट का मतलब होता है आपका जो प्रोग्राम है वो टाइम ज्यादा ले रहा है, उस केस में आपको लूप्स कम करने होंगे और अपना मतलब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन टाइम कम करना है। इसके अंदर एग्जीक्यूशन टाइम में दिक्कत नहीं है, आपका जो वेरिएबल है वो कोई ऐसा होल्ड कर ही नहीं सकता। तो हमारा जो लॉजिक है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इस केस में हम क्या करेंगे, जो भी लास्ट एलिमेंट है, अब ये एरे हमने ट्रेवर्स किया तो हमें लास्ट डिजिट तो निकालनी नहीं, हमें सिर्फ लास्ट एलिमेंट चाहिए, है ना। तो लास्ट एलिमेंट कैसे आएगा? जैसे मैंने ये पूरा कर दिया तो लास्ट एलिमेंट किस में आएगा? एरे ऑफ i-1, इसके अंदर लास्ट एलिमेंट मिल जाएगा। ऐसे क्योंकि जब i की वैल्यू मान लो 5, हमने n की वैल्यू 5 दी, जब n की वैल्यू 6 होगी, सॉरी i की वैल्यू 6 होगी तो ये लूप क्या हो जाएगा? ब्रेक, बाहर आ जाएगा यहाँ से। तो i की वैल्यू 6 पे लूप बाहर आया और टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 5। तो i-1 से हमें लास्ट एलिमेंट मिल गया। ये चीज क्लियर है? यस सर। है ना। तो हम लास्ट एलिमेंट तो हमें मिला है, हम सिंपल कंडीशन लगा देंगे इफ हमारा लास्ट एलिमेंट जो है, बस नम को यहाँ से रिप्लेस कर दो और कुछ नहीं करना। अगर ये %10 है, इसको जरा कंपाइल करके देखें, सबमिट करके देखें। एक्सेप्टेड आ गया। पहले क्या आ रहा था आपका? रॉन्ग आंसर आ रहा था पिछली सबमिशन में। रॉन्ग आंसर इज डिफरेंट एंड टाइम आउट इज डिफरेंट। तो रॉन्ग आंसर कई वजह से आ सकता है, मतलब कुछ या तो लॉजिक में दिक्कत है या फिर आपने जैसे डेटा टाइप का समझा उस टाइप से कोई दिक्कत है। ठीक है, तो अब एक प्रोग्राम और है बट मैं करवा नहीं पाऊंगा आपको, बट यू कैन ट्राई ऑन योर ओन, मतलब आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। प्रैक्टिस के अंदर जाओगे तो
एक ये कॉस्ट ऑफ बैलून वाला करवाना था बट टाइम थोड़ा कम है, मैं आपको वैसे समझा देता हूँ क्या है। गुड मॉर्निंग तुषार सर। आफ्टरनून हो रही है, कौन है ये? अच्छा सॉरी सर, गुड आफ्टरनून। क्लासेस चल रही हैं। अब आप लेते नहीं तो हमें लेनी पड़ती क्लासेस। कहाँ यार, मेरे को तो ममता मैडम ने कहा वहाँ क्लासेस चल रही है, मैंने कहा चलो चलो देख लेते हैं जाके। अच्छा चलो तुम लोग, कोई बात नहीं। चलो मैं बाद में बात करता हूँ, ठीक है? ओके ओके। हाँ तो अब ये वाला प्रोग्राम था, ये इसमें क्या है आपके पास एक और चीज आती है जो कि होता है मल्टीपल टेस्ट केस वाले सिनेरियोस। जैसे कि इसमें प्रोग्राम स्टेटमेंट क्या है, आपको एक कॉन्टेस्ट कंडक्ट कर रहे हो और कॉन्टेस्ट के अंदर दो प्रॉब्लम्स हैं। मतलब एक आपने जैसे कोई भी टेस्ट लिया, टेस्ट के अंदर दो प्रॉब्लम्स करने हैं हर एक बच्चे को, एंड यू नो दैट द प्रॉब्लम जो है वो कैंडिडेट सॉल्व करेगा या फिर नहीं करेगा। मतलब आपको रिजल्ट पता है एक तरह से, और आपको क्या करना है कि अगर मान लो मेरे पास दो प्रॉब्लम्स हैं और मैंने पहली प्रॉब्लम अगर सॉल्व कर दी तो मुझे क्या मिलेगा, एक बैलून मिलेगा एज अ प्राइज। सिमिलरली फॉर सेकंड प्रॉब्लम, उसके लिए भी मेरे को एक बैलून मिलेगा एज अ प्राइज। तो ये बैलून जो हैं ये दो कलर के हैं, या तो ग्रीन कलर के हैं या फिर पर्पल कलर के हैं। तो हमारे पास मेन हमारा जो प्रोग्राम है वो क्या है कि हमें बैलून्स लेने जाना है, बट हम चाहते हैं कि हमारी जो बैलून खरीदने की कॉस्ट है वो सबसे कम आए। तो इसमें क्या करना है इन्होंने, यहाँ पे ये 2 इंडिकेट्स योर टेस्ट केसेस, यानी कि कितने टेस्ट केसेस के लिए हम टेस्ट कर रहे हैं। ये क्वेश्चंस में आएगा आपके पास कि फॉर ईच टेस्ट केस आपको प्रिंट ये करना है या प्रिंट ऐसे करना है। उस केस में आपका एक एक्स्ट्रा लूप अलग से लग जाता है जो कि सिर्फ टेस्ट केस के लिए होता है। और उसके बाद जैसे आपने अब टेस्ट केस 1 के लिए चल रहे हैं, तो ये 9 और 6 क्या है, ये 9 और 6 ये आपकी कॉस्ट है। यहाँ पे दिया होगा फर्स्ट लाइन T डिनोट्स द नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। नंबर ऑफ टेस्ट केसेस मतलब कितने इनपुट्स के लिए हम कर रहे हैं। और दूसरा क्या है, फर्स्ट लाइन डिनोट करता है आपका कॉस्ट ऑफ ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स, यानी कि ये 9 जो है और 6 जो है ये आपकी कॉस्ट है ग्रीन और पर्पल बैलून्स के लिए। सेकेंड लाइन क्या है आपकी N, जो डिनोट करता है कितने आपके बच्चे हैं जो कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे इसमें 10 बच्चे हैं, और उसके बाद जो N लाइन्स हैं वो ये बताता है कि हर एक बच्चे का रिजल्ट क्या है। अगर सॉल्व कर दिया तो उसके लिए 1, अगर नहीं किया तो 0। जैसे ये 10 बच्चे हैं हमारे पास, तो इन 10 बच्चों के अंदर पहले बच्चे ने दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, दूसरे बच्चे ने भी दोनों कर दिए, तीसरे बच्चे ने पहला नहीं किया दूसरा कर दिया, सो ऑन। इस तरह से 10 हैं हमारे पास। तो हमें क्या करना है, अब हमें इसकी मिनिमम कॉस्ट प्रिंट करनी है कि मैं अगर गुब्बारे खरीदने जा रहा हूं तो मेरे को मिनिमम कॉस्ट कितनी लगेगी। तो ये आपका क्वेश्चन स्टेटमेंट है। अब मेरे को मेन चीज क्या समझानी थी इसके अंदर कि आपके पास कुछ प्रॉब्लम्स में ऐसा भी आएगा कि एवरी टेस्ट केस के लिए आपको प्रोग्राम को रन करना है। तो उससे कंफ्यूज मत हो जाना कि ये क्या 9 लाइन आ गई है। इसका मतलब यही होता है कि आपके पास मल्टीपल टेस्ट केस हैं और आपको एक साथ चलाने हैं। तो उसके लिए हम एक लूप अलग से लगा देते हैं, पहले वो चलता है, उसके अंदर हमारा लॉजिक पूरा चलता है। जैसे कि यहाँ पे एक लूप चल जाएगा T, जो चलेगा T लेस देन टोटल नंबर ऑफ टेस्ट केसेस के लिए, और T प्लस प्लस। तो इस तरह से एक लूप चल जाएगा, उसके अंदर हम पूरा प्रोग्राम का लॉजिक लिखेंगे। तो एक एक्स्ट्रा लूप बस आ जाता है और कुछ नहीं होता। तो एक बार चला के खुद से देख लेना, आपको समझ आ जाएगा ये। इसमें कोई डाउट है? नो सर। तो बस मुझे यही चीज समझानी थी आपको। एंड किसी को कोई जेनरिक डाउट हो तो पूछ सकता है। सर एक डाउट है, एक पूछना मैंने। हाँ बताओ। सर अगर एक्चुअली हमारे जैसे मतलब हम वहाँ पे हमारे को मतलब टेस्ट केस शो तो करता नहीं है, मतलब जो टेस्ट होते हैं वहाँ पे, मतलब अगर हमारा कोई एरर आता तो हमें मतलब क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि मतलब वो एरर हम रिमूव कर सकें? देखो ये सैंपल इनपुट तो दिया होगा आपको, मतलब इतना तो दिया होगा। Yes, जो sir. बाकी हिडन टेस्ट केस होते हैं वो नहीं दिए होते।
यस तो सर। उन चीजों में क्या चीजों का ध्यान रखना है? एक तो अगर मान लो सबमिशन पे फेल होता है तो उनके रीजन ये तो हो सकते हैं, या तो आपके लूप ज्यादा लग रहे हैं, ठीक है। अगर रॉन्ग आंसर वो शो करता है तो इसमें आपको मतलब लॉजिक का ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई इसका ऑल्टरनेटिव लॉजिक तो नहीं कोई लग सकता। जैसे हम बिट वाइज ऑपरेटर यूज करते हैं तो कई बार उनसे भी सॉल्व करने के शॉर्टकट टेक्निक्स होती हैं, तो आप एक बार वो भी देख सकते हो कि शॉर्टकट मेथड यूजिंग बिट वाइज ऑपरेटर्स, तो उनसे हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा मेन लूप्स का होता है, या फिर आपने जो डेटा स्ट्रक्चर यूज किया है वो आपने सही यूज किया है या फिर नहीं, मतलब ज्यादा अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है या फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है तो वो फैक्टर्स बहुत अफेक्ट करते हैं इन चीजों को। बाकी लाइक जो मोस्टली प्रॉब्लम्स आते हैं वो एरे और स्ट्रिंग्स पे आपसे पूछे जाएंगे इंटरव्यूज में, तो उनकी प्रैक्टिस इन प्लेटफॉर्म्स पे अच्छे से कर लेना। और जितना प्रैक्टिस करोगे, मैंने बताया था कि इनपुट अच्छे से कर लेना कि स्ट्रिंग को कैसे इनपुट कराते हैं, 2D एरेज को कैसे कराते हैं, तो ये चीज इंपॉर्टेंट इसलिए आसान है, बट जब आप करने बैठते हो ना तो आपको समझ नहीं आएगा कि कैसे इनपुट कराऊं मैं, तो इन चीजों की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। बाकी मुझे नहीं लगता किसी और चीज में आप स्टक हो गए, अगर आपको इतना आइडिया है तो। और किसी को कुछ पूछना है? और सर जैसे मतलब ये प्री डिफाइन आपने यूज करा था गेट लाइन के लिए, हाँ हम इसको सिंपल वे में मतलब प्रिंट एफ स्कैन एफ के थ्रू करते हैं अगर, हाँ तो कर सकते हो, कोई वो तो इशू मैंने नहीं है आपको ना सर? बताया। नहीं कोई इशू नहीं है। जॉन मतलब इनपुट कराने के मल्टीपल तरीके हैं, तो आपको जॉन सा भी इजी लगता है, आप उससे एक बार फेमिलियर होके इस प्लेटफॉर्म पे टेस्ट कर लो पहले कि ओके मैं इससे इनपुट ले पा रहा हूँ कि नहीं। अगर मान लो कोई चीज नहीं चलती तो एक बार पहले से आपको पता रहेगा कि मैंने ये चीज नहीं यूज करनी। एनीथिंग एल्स? नो सर। ठीक है, फिर सेशन को एंड करें यहाँ पे। यस सर। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, इस लेक्चर की भेज दोगे रिकॉर्डिंग्स मेल पे? ये रिकॉर्डिंग का मैम से बात कर लो आप। ओके। बाकी कुछ भी अगर वैसे पूछना हो तो मेरा नंबर मैं शेयर कर देता हूँ, आप मेरे को आफ्टर 7:30 कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। नंबर है मेरा, लिख देता हूँ। हेलो हाँ जी मैम। तुषार,